शहर में लू का मौसम और गांव में वीरानी है, फिर भी हमें तो सारी कहानी सुनानी है। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में एक बार फिर बात करेंगे दुनिया के सबसे महान देश भारतवर्ष की उस व्यवस्था की जिसमें देश को चलाने वाले सिस्टम यानी व्यवस्थापकों ने सब कुछ चौपट कर दिया है। मानो उन्होंने कसम ही खा रखी है कि इस देश को ढंग से चलने ही नहीं देना है। व्यवस्था को इतना खराब, इतना अव्यवस्थित, व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था भी ऐसी कि देश के गद्दारों तक को हम सजा नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता है कि आज से 33 साल पहले, 33 इयर्स पहले हमारे देश के साथ एक बड़ी गद्दारी हुई थी। देश के अंदर ही बैठे हुए कुछ गद्दारों ने 8 दिसंबर 1989 को देश के उस समय के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की जवान बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया था। जरा पहले उस मनहूस घटना को याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। वो तारीख थी 8 दिसंबर 1989, 8 दिसंबर 1989। उस वक्त केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को सत्ता संभाले हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता था। दोपहर 3 बजे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद अपनी ड्यूटी पूरी करके घर वापस जा रही थी। रूबिया उन दिनों एमबीबीएस पूरा करने के बाद श्रीनगर के एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी, यानी इंटर्न थी। वो बस में सवार हुई, जो बस लाल चौक से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। बस में पहले से ही कुछ आतंकवादी बैठे हुए थे। जैसे ही बस चांदपुरा चौक के पास पहुंची, 3 आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर बस को रुकवा लिया और रूबिया सईद को नीचे उतारकर नीले रंग की मारुति कार में बैठाकर फरार हो गए। आपको घटना याद आ रही होगी। घटना के 2 घंटे बाद ही जेकेएलएफ के जावेद मीर ने वहां के एक लोकल अखबार को फोन करके भारत के गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की जिम्मेदारी लेते हुए घोषणा कर दी कि हां, हमने किया है अपहरण। यह खबर सामने आते ही देश में कोहराम मच गया था। उन दिनों हम भी नए नए पत्रकार बने थे। हमें यकीन नहीं हुआ। हमने कई सोर्सेज को रिकन्फर्म किया। हम ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत देश जैसे महान देश के गृह मंत्री की बेटी को कोई किडनैप करने की हिमाकत कर सकता है। जम्मू कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। दिल्ली से श्रीनगर तक पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस तक बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री अलग बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री अलग बैठक कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर अलग बैठक कर रहे हैं। यह सब हमने कवर किया था। आतंकियों ने रूबिया को छोड़ने के बदले मांगा क्या था? हम रूबिया को छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे 7 आतंकवादियों को रिहा कर दो। मध्यस्थता के लिए कई माध्यम खोले गए। आतंकवादियों के गुरु, घंटालों, चेले, चपाटों, सीमा पार बैठे हुए तमाम दुश्मनों से भी हमने बातचीत करने का देश की सरकार ने सिलसिला शुरू किया। इस पूरी कवायद में 5 दिन बीत गए और 8 दिसंबर से 13 दिसंबर की तारीख आ गई। 13 दिसंबर 1989 की सुबह दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री, उस वक्त के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल और नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब
श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए का नाम आजकल तो बहुत चर्चित है ना, डोभाल जी को आप एनएसए के रूप में देखते हैं और चर्चा करते हैं। उस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन भी इन दोनों लोगों के साथ श्रीनगर पहुंचे। तीनों वहां के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मिले। फारूक अब्दुल्ला जी आनाकानी करते रहे, ये समझाने का प्रयास करते रहे भारत सरकार को कि हमें आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार अपने टीवी इंटरव्यूज में पत्रकारों के साथ हुए साक्षात्कार में चर्चा की है। अब उसमें सच्चाई कितनी है ये तो फारूक अब्दुल्ला जाने, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा है कि मैं आतंकवादियों को छोड़े जाने के खिलाफ था। उस दिन हमारा देश दुनिया के सामने शर्मसार हो गया था। 13 दिसंबर की दोपहर तक सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौता हो गया। समझौता, भारत की सरकार, उस देश की सरकार जिस देश का डंका पूरी दुनिया में बजता था, अभी भी बजता है, हम अपहरणकर्ताओं के सामने घुटने टेके बैठे थे। अपहरणकर्ता जो कह रहे थे हम वही मान रहे थे। समझौते के तहत उस दिन शाम को 5 बजे 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया। अब्दुल हामिद, शेख गुलाम, नबी भट्ट, जावेद अहमद जरगर, नूर मोहम्मद कलवल, अल्ताफ भट्ट को रेड कारपेट बिछा करके हमने अपहरणकर्ताओं को सौंप दिया। उसके कुछ घंटे बाद लगभग 7:30 बजे रूबिया को सोनवर स्थित जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। अपहरणकर्ताओं ने, आतंकवादियों ने, देश के गद्दारों ने हमारी उस बेटी को एक जज साहब के यहां पहुंचाया। वहां से पुलिस ने बरामद की। रूबिया को उसी रात एक स्पेशल विमान से दिल्ली लाया गया। इस घटना का मास्टरमाइंड अशफाक वानी था, जो JKLF का कमांडर था। हमारे देश के अंदर बैठा हुआ एक गद्दार था और अपने आप को किसी एक संगठन का कमांडर कहता था। दूसरा गद्दार था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का वो सरगना यासीन मलिक। यासीन मलिक इन दिनों चर्चा का विषय है, जेल में है, मुकदमा चल रहा है। अपहत रह चुकी रूबिया सईद की इस मामले में कल ही अदालत में पेशी थी। रूबिया ने यासीन मलिक को पहचान लिया है। उसको हम टेक्निकली कानून की भाषा में शिनाख्त करना कहते हैं। उसकी शिनाख्त कर दी है और यह बता दिया है जज साहब को कि यही व्यक्ति मेरे अपहरण का मुख्य अपहरणकर्ता था। इसी ने बस में मुझसे कहा था कि चुप बैठी रहे, नहीं तो तुझे बस के नीचे फेंक दूंगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको आज इसलिए सुनाई कि आपको भी ये पता चले कि देश की पूरी दुनिया के, देश को, अपने भारत को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने वाली इस भयानक घटना के गुनहगारों को हम 33 साल बाद भी, हमारा देश उस वक्त शर्मसार हुआ था, आतंकवादियों के सामने झुका था, और उस घटना के 33 साल बाद हम उन गुनहगारों को सजा नहीं दे पाए हैं। है ना शर्म की बात? शर्म से डूब मरने की बात है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यही है। बार बार यही सवाल उठाता हूं, आपको बार बार कहता हूं कि जवाब साफ है। हमारा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, हमारा सरकारी तंत्र गड़बड़ है। अनेक मोर्चों पर यह सिस्टम देश को दीमक की तरह कैसे चाट रहा है, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चिकित्सा का अभाव,
भीख मांगने को मजबूर करने वाली वो मजबूरी जो हमने पैदा कर दी, पीने योग्य पानी की कमी, शिक्षा की कमी, इन तमाम मुद्दों पर मैं आपसे बात कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि इस सब के लिए हमारा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रशासनिक ढांचा जिम्मेदार है। हम उसी कानून से इस देश का संचालन कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके रखने के लिए बनाए थे। यही सब जिम्मेदार है, वो व्यवस्था जिम्मेदार है। इससे खराब और क्या हो सकता है कि पूरे देश के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों को हम 33 साल बाद भी फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाए। और यह हाल तो तब है जब इस प्रकरण की, रूबिया प्रकरण की जांच और देखरेख, पूरा सुपरविजन वो एजेंसी कर रही है जिसको हम अपनी सबसे तेज तर्रार एजेंसी मानते हैं, यानी सीबीआई। हालांकि ये सीबीआई करती क्या है, कैसे करती है, इस पर भी आपसे किसी दिन बात करूंगा। लेकिन सीबीआई जैसी एजेंसी जिस मामले की जांच कर रही हो, जिस मामले में पैरोकारी कर रही हो, जिस मामले की देखभाल कर रही हो, उसमें भी 33 साल बाद भी यासीन मलिक जैसा देश का गद्दार न केवल जिंदा है बल्कि बाकायदा नेतागिरी भी करता रहा है। और अभी भी नेतागिरी कोर्ट में, जेल में रोज एक वो नया ड्रामा शुरू कर देता है। कभी कहता है कि मैं तो स्वयं पेश हूंगा कोर्ट में, मुझे स्वयं पेश होने की इजाजत दी जाए, मुझे अपना केस खुद प्लीड करने का अवसर दिया जाए। मायने ये व्यक्ति अपने आप को उन अपने रहनुमाओं, उन अपने हमारे सीमा पार बैठे हुए अपने संरक्षकों को दिखाना चाहता है कि मैं अभी भी भारत की सरकार की आंखों में आंखें डाल करके लड़ने की हिम्मत रखता हूं। ऐसे गद्दार को हम 33 साल बाद भी सजा के मोर्चे तक नहीं पहुंचा पाए, ये बहुत गंभीर बात है। अब तो आप मान गए होंगे ना कि हमारा पूरा सरकारी तंत्र अपाहिज है, हमारा ये तंत्र हिजड़ा है। इस विषय में सोचना, विचार करना, और आप जहां जहां भी बैठे हैं, जिस हैसियत में भी बैठे हैं, प्रयास करना कि ये व्यवस्था बदले, इसके लिए एक वातावरण बने और हमारा देश फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। आज बस इतना ही। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।